गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी तरफ से सुप्रभात। दिन आगे बढ़ता जा रहा है और ये कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत कुछ जगहों पे कम हुआ है, लेकिन लगता है कि विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला है। इसलिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को ओपन करना शुरू कर दिया है और आई होप एजुकेशन सेक्टर भी जल्दी ओपन हो सकता है। लेकिन इस दौरान मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर यानी कि कंप्यूटर पर पढ़ते पढ़ते थक जाता होगा और कल मेरा नेटवर्क काम नहीं करने के कारण कल हम क्लास नहीं ले पाए। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लास के लिए। बहुत सी जगहों पर बहुत से स्टूडेंट का कॉल आता है, उसका कहना है सर मोबाइल पर नेट पैक का प्रॉब्लम होता है, 1.5 GB देता है तो उससे बहुत सारी क्लास होते हैं उसमें ख़त्म हो जाता है, इसलिए फिर अगले दिन देखते हैं। तो उस सभी तमाम स्टूडेंट से कहना है कि आप कोशिश करें कि हर दिन अपना क्लास इधर उधर जो चीज़ आप फालतू का इधर उधर सर्च करके अपना डाटा को नष्ट करते हैं वो अभी तत्काल ना करें और अपने डाटा का सही यूज अपने पढ़ाई पे करें, अपने सब्जेक्ट पे करें और उसमें अगर आप यूज करते हैं तो आप सबसे आगे निकलेंगे। और आगे निकलने के लिए आपको अपने समय और अपने जो नेटवर्किंग डाटा है उसका अभी तत्काल सही यूज करना चाहिए और उस हिसाब से आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए मिसयूज डाटा का भी ना करें और उसको सही उपयोग करें। तो अब हम पिछले क्लास की बात करते हैं। हम लोग अभी तक पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर चैप्टर चल रहा है, रे ऑप्टिक्स का। इसमें से चैप्टर का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है, पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पूरा हो गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन को बनाने के लिए पिछले क्लास में बोले थे, तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट बना लिया होगा और आगे एससी वर्मा का प्रॉब्लम भी बनाना है और डीसी पांडे का भी प्रॉब्लम बनाना है। तो उसका हम ऐसे एक क्लिप जो है दिए थे और उसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो सारा क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और इसमें अब हम लोग आज इस बात पे पहले सोचना है कि कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स को कैसे ऑब्टेन कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करना एक पढ़ाई का, परीक्षा का सबसे बड़ा एम होता है। और बहुत से स्टूडेंट बहुत मेहनत करके भी मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला पाते, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ सिस्टमेटिक मेहनत करके और बहुत ऊपर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से समझाते हैं। जैसे इट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन जो भी है, इट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो मार्क्स है, मार्क्स मान लीजिए 10 मार्क्स है। इस क्वेश्चन में कितना मार्क्स है? 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है
हो सकता है ये एक्सप्रेशन हो सकता है ये न्यूमेरिकल्स हो, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, इंग्लिश का क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, समझ रहा है। अगर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 10 मार्क्स, तो हम 10 में 10 कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इस पर गौर करना है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम बस ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, इतना सा ही आंसर दे पाए, इतना सा आंसर नहीं दे पाए, इसमें मिला 2 मार्क्स, ये 10 मार्क्स है। इस क्वेश्चन में इतना सा ही आंसर दे पाए तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। वेन डायग्राम से समझा रहे हैं कि क्वेश्चन का मैक्सिमम कैसे आंसर हम लोग देकर मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको 2 मार्क्स मिला। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं, ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो इधर आंसर लिखने का अगर आप बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये आपको इसमें 4 मार्क्स मिला, 4 मार्क्स। अगर इसी तरह इस क्वेश्चन में आप इतना का आंसर दे दिए तो पता चलता है कि आपको इसमें अब ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है और ये 8 मार्क्स हुआ। अगर आप इसमें इस पर ही पूरा कवर कर देते हैं पूरा, तो आपको इसमें 10 में 10 मार्क्स मिला। फिजिक्स एक प्योर साइंस है और इस प्रकार के प्योर साइंस में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। लिटरेचर पेपर में भी स्टूडेंट का नंबर कटने का चांस होता है, लेकिन फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब प्योर सब्जेक्ट है। इसमें आईएएस जैसे एग्जाम में भी देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट ने अपना मैक्सिमम मार्क्स हासिल किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पर कॉन्फिडेंस बनाया, और अपने पर कॉन्फिडेंस बनाना ये सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ है। इसलिए हम आज इस बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से विद्यार्थी के पढ़ाई करने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आया है, और उस तरीका में अपने आप को कितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रमोट कर सकें, इस बात के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का अगर आप थोड़ा सा आंसर देंगे तो कम नंबर ज़्यादा बढ़ाएंगे, 4 नंबर और ज़्यादा बढ़ाएंगे 8 नंबर, और अगर पूरा में पूरा दिए तो 10 मार्क्स। इसमें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाया जा सकता है, और इसके लिए ज़रूरत होगा बस लगन का और अपने पर भरोसा करने का। तो आप अपने पर भरोसा रखें, लगन बनाए रखें, लगन से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, और अपने डाटा को इधर उधर अगर यूज करके बर्बाद करते हैं तो आप अपनी हानि करते हैं। और अगर ये सोचते हैं कि क्लास आज का कल करेंगे, परसों 5 दिन बाद करेंगे पूरा, तो आप मिस कर रहे हैं। और इसलिए कोशिश करें कि प्रतिदिन का क्लास प्रतिदिन पूरा कर लें, और ये बताने का मेरा यही लक्ष्य है। तो यहाँ पर पर डे का क्लास अगर आप पूरा करते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, और अगर आप मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं तो आप नंबर 1 पर पहुँच जाएंगे। इसलिए आपको नंबर 1 पे पहुँचने के लिए अपने ऊपर ईमानदारी और अपने ऊपर भरोसा, यानी ईमानदारी से भरोसा के साथ क्या किया, मेहनत हमेशा आगे ले जाता है। इसलिए आज हम उम्मीद करते हैं कि आज से आप सभी जो पढ़ाई करेंगे उसका तरीका कुछ अलग होगा, अपने डाटा का मिसयूज नहीं करेंगे, और सही प्रतिदिन क्लास जो हो रहा है उसको प्रतिदिन अपनी कॉपी में फॉलो करेंगे, उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप पढ़ाई के सही तरीका पे नहीं चलते हैं, और ऐसी स्थिति में डाउनलोड करके पढ़ाई नहीं की जा सकती। और
जितनी किताबें मार्केट में 50 तरह की किताबें मौजूद हैं। अगर आप 50 तरह की किताबों को देखना शुरू करेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज होगा और वैसी स्थिति में आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इस समय सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम को फॉलो करें और उस स्पेसिफिक सिस्टम पर उस खास स्थिति में आगे बढ़ते हुए आप अपनी पढ़ाई को घर पर भी अभी तत्काल इस स्थिति में पूरा कर सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम को सही तरीक़ा से यूज करें, आप अपने टाइम को सही तरीक़ा से मैनेज करें और प्रतिदिन का क्लास जो है प्रतिदिन उसको कॉपी में नोट करें, ना कि डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने से पढ़ाई नहीं हो सकती। उसको अगर कॉपी में एक बार लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आज क्या क्या पढ़ाई हुई, किस तरह का कौन सा चीज़ का यूज हुआ, क्या क्या बताया गया, तो वो चीज़ माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक बार देख लेते हैं वीडियो और फिर उसको डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में करेंगे, तो ये आपका गलत तरीका है। और इसलिए आप अपने कॉपी में नोट करें। इसलिए मैं शुरू से बार बार कह रहा हूँ। और अब पीछे का जो क्लास है उसका क्लास को जो है हटाया जा सकता है, क्योंकि आगे इससे ये होता है कि कुछ स्टूडेंट ये सोचता है कि जब मन तब उसमें पढ़ा हुआ है, जब पढ़ेंगे सुबह शाम रात दोपहर, तो इस तरह से नहीं होगा। उसको आप टाइम पे मेंटेन करें और इसलिए हम पीछे का कुछ क्लास को जो है प्राइवेट करते हैं। और इसलिए अगर वो पब्लिक बहुत दिनों तक 10 दिन तक रहा फिर भी नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि सिंसियरिटी नहीं है। और अगर सिंसियरिटी आप में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने सिंसियरिटी बनाना है, अपने आप में ईमानदारी से मेहनत करना है और पढ़ाई पर समर्पित रहना है। और आप समर्पित रहते हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। डिफरेंट टाइप न्यूमेरिकल्स, DTN, डिफरेंट टाइप न्यूमेरिकल्स क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर का बताया गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 तक क्लास हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल पढ़ाए थे। वो सभी न्यूमेरिकल अपने आप में उस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है और उस सभी न्यूमेरिकल को हमेशा अपने रिवाइज में रखना है। और अगर किसी चीज़ों को आप 2-4 दिन तक लगातार रिवाइज करते हैं तो आपके इंटरनल माइंड में बैठ जाएगा, और इंटरनल माइंड में बैठ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने अभी तुरंत कहा कि आप सिस्टमेटिक रहें, रेगुलर रहें, मन से पढ़ाई करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1 था 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ स्टूडेंट को उसमें डाउट था। क्या डाउट था बताते हैं। उसमें एक कनकेव मिरर है और उस कनकेव मिरर में एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट के रूप में एक स्क्वायर एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है और लेंथ ऑफ साइड इसका है 3 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि इसका जो डिस्टेंस है u का, ये मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसका जो फोकल लेंथ है ये मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तक आ रहा है ना, वहाँ तक आ रहा है। हाँ ठीक तक। ओके। तो यहाँ पर UO 3 सेंटीमीटर,
एच ओ का मान ओ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ इमेज। इसके जो स्क्वायर बना हुआ है इसके इमेज का एरिया निकालना है। ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें लिखा हुआ है, इसको समझा रहे हैं। इसमें कुछ डाउट था कुछ स्टूडेंट का, उसको समझा रहे हैं, बार फिर से समझ लेना है सबको, तो ध्यान देना है। यहाँ पर ये सारा चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है, एरिया ऑफ इमेज निकालना है। एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज निकालने के लिए गौर करना है। यहाँ पर एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर एरिया ऑफ इमेज का जो मान है एक तभी निकल पाएगा जबकि यहाँ पर एक ए स्क्वायर, ए मतलब एच आई, इसका स्क्वायर, एच आई का स्क्वायर। तो जब ये एच आई का स्क्वायर है, ऐसी स्थिति में एच आई स्क्वायर का क्या मान होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो एच आई स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ पर एच आई का मान कितना होगा, तो पहले यहाँ देखते हैं कि यू है, एफ है, इससे मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एफ बाय यू माइनस एफ। एफ का मान यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर और ये है एफ माइनस यू और ये है 10 माइनस 40, ये हो गया 10 माइनस 30, ये हो गया -1/3। मैग्नीफिकेशन आ गया। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एच आई बाई एच, ये हो गया माइनस, ये हो गया एच आई बाई एच ओ। एच ओ का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। एच ओ का मान कितना है 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, एच आई का मान हो गया -1 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ इमेज। तो एरिया ऑफ इमेज का मान हो जाएगा ए आई इक्वल टू एच आई स्क्वायर। एच आई का वैल्यू है -1 और ये इसका होल स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें उसी क्लास में कमेंट में हम नीचे लिखे थे, यहाँ पर फार्मूला सही लिखा हुआ है, वैल्यू सही लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल पुट उल्टा हुआ था। तो पुट जब उल्टा हुआ था तो उसको अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं रख करके। तो वैल्यू फार्मूला सब लिखा हुआ था, ये केवल उल्टा हो गया था, इसको अपने से क्लियर करके लिख लेना चाहिए था क्योंकि फार्मूला सब उसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में एक डाउट था, उस डाउट को भी क्लियर कर रहे हैं। गौर करना, कोई भी डाउट हो वो अपना वो कंडक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का डाउट किसी को हो वो पूछ सकते हैं कभी भी, हमेशा। तो यहाँ पर जिसने पूछा, जिस स्टूडेंट ने, उसको भी समझ लेना है, वो भी समझ लेना, उसको भी, बाकी सबको भी समझ लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो बताए थे, क्या था क्वेश्चन नंबर 14 में था कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v। u का मान है उसमें दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और इमेज है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इमेज का स्पीड क्या होगा, देखो है, तो इमेज का क्या स्पीड होगा। इस डाउट को, ये डाउट क्लियर हो गया सबका, क्लियर है। यहाँ पर अब इस डाउट को क्लियर कर लेना है। देखो
देखो भाई, इस क्वेश्चन में यू भी है, वीओ है, वी आई निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला थ्योरी में प्रूव किए थे। तो थ्योरी में जो फॉर्मूला प्रूव किए थे वी आई इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू वी। वी का मान है 60, यू का मान है 50, ये हो गया -60 -15 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर होता है, उसमें जो लिखे थे फॉर्मूला तो थ्योरी में प्रूव किए, लेकिन उसमें स्क्वायर लगना छूट गया था और इसलिए हम बोले थे उसको स्क्वायर लगा करके सॉल्व कर लेना है। तो उसको स्क्वायर लगा कर सॉल्व कर लेना है, उसका कमेंट में नीचे हम लिखे थे। और इसलिए यहाँ पर यह हो गया है इसका होल स्क्वायर और इनटू ये हो गया 3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस कैंसिल हुआ, ये -4 का हो गया स्क्वायर इंटू 3, ये -60 इंटू 3, ये -48 किलोमीटर पर। माइनस बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की ओर आ रहा है तो इमेज मिरर से दूर जाए, या अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज मिरर की ओर आएगा, माइनस यही बताता है। तो इसका आंसर आ गया 48। उसमें स्क्वायर छूटा था, उस स्क्वायर को करके अपनी कॉपी में नोट करना है। सारा डाउट क्लियर है सबका? अब बढ़ते हैं आगे। numericals for IIT एडवांस। नीट में भी एम्स का क्वेश्चन है, नीट का पहले बता चुके हैं, आज जो होगा एम्स का। देखो भाई, पता ही है कि देश का सबसे कठिन इंजीनियरिंग एग्जाम आईआईटी का है और देश का सबसे कठिन मेडिकल का एग्जाम एम्स का है। नीट की तुलना में एम्स का एग्जाम थोड़ा टफ होता है। आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए जी मेंस से नहीं जा सकते। आईआईटी के लिए जाने के लिए मेन आईआईटी एडवांस, और अगर आप जी मेंस की तैयारी करते हैं तो जी मेंस बहुत सिंपल है, जी मेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जी एडवांस टिपिकल है। मैंने सोचा है कि हर चैप्टर में पहले भी बताते गए हैं और उसी सिस्टम को बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि सबसे पहले थ्योरी को आप पूरा कंप्लीट करें। थ्योरी का मतलब फिजिक्स में ये नहीं होता कि वो एक कहानी है। कुछ व्यक्ति या कुछ आदमी या कुछ स्टूडेंट थ्योरी को एक कहानी के रूप में समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में थ्योरी कहानी नहीं है। उस थ्योरी से ही हमें सारा सिद्धांत मिलता है, प्रिंसिपल, उसी से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, उसी से हमें फार्मूला भी मिलता है। तो फिजिक्स का थ्योरी कोई कहानी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल के लिए। थ्योरी तो एक तरह से शरीर का भोजन है और न्यूमेरिकल तो काम करना है। जिस प्रकार से खाना खाकर हम लोग कामकाज करते हैं, उसी तरह थ्योरी पढ़ के ही आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि बिना थ्योरी के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए थ्योरी पढ़ के ही आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो आज हम आईआईटी एडवांस और एम्स पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी स्टार क्वेश्चन है. All of these are the star questions and which are related with the IIT Enhanced and AIIMS examination. Question number 1. Two plane mirrors M1 and M2 are parallel to each other as shown in the figure. Obtain the first three. Obtain the first three distance of image for mirror M2. एम्स. इसमें फिगर भी दिया हुआ है, वो फिगर इस प्रकार से है. मिरर ये M1 है, ये मिरर M2 है. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है. ये दो मिरर है M1 और M2. इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है. M2 मिरर का फर्स्ट 3 इमेज का डिस्टेंस बताना है. M2 मिरर का फर्स्ट 3 इमेज का डिस्टेंस बताना है. हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए गौर करना है. हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कुछ स्टूडेंट का करना है कि क्या सर हिंदी मीडियम में मेडिकल एग्जाम का एग्जाम नहीं दे सकते. उसको कहना है कि जरूर दे सकते हैं, नो डाउट, हमेशा दे सकते हैं. कोई भी एग्जाम आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्म भरते समय हिंदी मीडियम वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है. तो अब हिंदी में क्वेश्चन आए तो हिंदी है इसका कि दो समतल दर्पण M1 और M2 दिखाए गए चित्र के अनुसार, दो समतल दर्पण M1 और M2 दिखाए गए चित्र के अनुसार एक दूसरे के समांतर है. दो समतल दर्पण M1 और M2 दिखाए गए चित्र के अनुसार एक दूसरे के समांतर है. M2 दर्पण के लिए पहले 3 प्रतिबिंब का दूरी निकालें. M2 दर्पण के लिए पहले 3 प्रतिबिंब का दूरी निकालें. देखो भाई, एम्स में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है. हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो, थोड़ा छोटा हो, लेकिन सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है. और जे एडवांस का भी उस तरह से है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन और भी इंक्लूड होता है. तो यहाँ पर गौर करना है. इसमें ऑप्शन है ए नंबर 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. बी नंबर 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर. सी नंबर 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. डी नंबर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. तो देखो भाई, ये ऑब्जेक्टिव है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अब हम लोगों को बताना है कि M2 जो मिरर है उसका पहला 3 प्रतिबिंब कितनी कितनी दूरी पर होगा. तो बहुत पीछे न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं और पीछे थ्योरी भी पढ़े हैं. तब आपको कंसेप्ट और फार्मूला कहाँ से आएगा, थ्योरी से आएगा.
अब इसका कंसेप्ट ऑफ कमरा लगाना है, सारा कंसेप्ट कमरा वही लगेगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन में टर्न है, और इसके लिए आपको अपने ऊपर धैर्य बनाना पड़ेगा, धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। धैर्य से अगर पढ़िएगा तो फिर दिक्कत नहीं है। देखिए केस 1, मिरर M2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। बताए थे प्लान मिरर का कंसेप्ट लिखाए थे पहले। प्लान मिरर में ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर आगे है, इमेज कितने डिस्टेंस पर पीछे बनेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये पहला इमेज बना। तो 5 सेंटीमीटर, इसको अगर देखते हैं तो 5 सब है, तो ऑप्शन पता नहीं चल रहा कौन ऑप्शन अभी होगा, क्योंकि 5 सब में दे दिया, एक हम लोग का निकला है 5 सेंटीमीटर, तो अभी 5 सब में पता नहीं चला कौन ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 2, केस 2 ध्यान देना है। केस 2 यहाँ पर जब 5 पे बना और ये इतना पे है, तो अब गौर करना है, यहाँ पर ये दोनों प्लान मिरर है और इस जगह ये भी प्लान मिरर है। अब ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, इसके लिए कितने डिस्टेंस पे बना, M1 मिरर के लिए कितने डिस्टेंस पे बना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पीछे इसका इमेज बनेगा इसके द्वारा। और अब ये कितना है, ये कितना है 15, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ये हो गया इतना सा डिस्टेंस, और ये हो गया 15। हम लोगों को M1 मिरर का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, M2 मिरर का। तो M2 मिरर का, तो M2 मिरर के लिए ये अब ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज अब कहाँ बनेगा, ये 15 10 कितना 25, तो इसका इमेज बनेगा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज है इस मिरर का है M1 का, ये M1 है और ये M2 है, यहाँ ये M2 है। तो ये अब कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 25 सेंटीमीटर। तो 25 तो सब लग रहा है ये आंसर होगा। लेकिन तीसरा देख लेते हैं कहाँ बनेगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में गौर करना है, ये जो 25 पे बना, तो अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यहाँ पर ये I2 है और इसके लिए ये डिस्टेंस 25 है, तो यहाँ पर इसका अब इमेज बनेगा, और ये क्या होगा I3, और ये कितना होगा 25। तो अब बताए होंगे कि एक प्लान मिरर के लिए यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो उसका इमेज रियल होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रियल इमेज, और अब ये हो गया वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, तो ये अब काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर जो बन रहा था इमेज, इसके लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके लिए तब इमेज कहाँ बना 25। तो इसका तीसरा कंडीशन हो गया 25। इसमें सही ऑप्शन है सी नंबर, 5 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, और तीसरा इमेज बनेगा 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि M2 मिरर के द्वारा पहला 3 प्रतिबिंब का दूरी निकाली। तो पहले 3 प्रतिबिंब का दूरी निकाले हम लोग। जनरल जो क्वेश्चन होता है, साधारण क्वेश्चन केवल इस पे होता है, थोड़ा सा टफ होगा तो ये जोड़ देगा, और टफ करना है एक और जोड़ देगा, और टफ करना है तो और जोड़ देगा। इसलिए मेन कंसेप्ट वही है जो पीछे पढ़ाए थे, उसी कंसेप्ट से ये भी सॉल्व हुआ, लेकिन क्वेश्चन टर्न है, वहाँ तक माइंड को ले जाना होगा। अगर आप माइंड को वहाँ तक पहुँचाते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर इसका 3 का इस तरह से आंसर होगा।
क्लियर है? नोट लेना है। नंबर 2, देखो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड at origin parallel to y-axis. A plane mirror is placed at origin parallel to y-axis. The object is at a point 2 meter 0 0 when the speed of object is 2I cap plus 3J cap meter per second in which direction its image is developed. In which direction its image is developed. Option positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी क्वेश्चन एम्स का ही है। बताना है हम लोगों को इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो भाई, हम अभी केवल प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन के छोटे से लेकर बड़े बड़े सवाल पर चल रहे हैं, न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या है, हिंदी मीडियम वाले को नोट करना है। एक समतल दर्पण y अक्ष के समांतर, एक समतल दर्पण y अक्ष के समांतर मूल बिंदु पर रखा गया है। एक समतल दर्पण y अक्ष के समांतर मूल बिंदु पर रखा गया है। एक बिंदु 2 मीटर 0 0 पर एक वस्तु है। एक बिंदु का कोऑर्डिनेट एरिया है 2 मीटर 0 0 पर एक वस्तु है। जब वह वस्तु 2 वेक्टर I प्लस 3 वेक्टर J मीटर प्रति सेकंड से चलता है, तब उसका प्रतिबिंब किस दिशा में प्राप्त होता है। तब उसका प्रतिबिंब किस दिशा में प्राप्त होता है। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। देखो
यहाँ पर ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ये ऑरिजिन है। फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं, पहले गौर करना है। प्लेन मिरर कहाँ पर है? ऑरिजिन पर y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरह से ये प्लेन मिरर हो गया, y एक्सिस के पैरेलल है, और ये क्या है? x एक्सिस। एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, कोऑर्डिनेट कितना है? कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2 मीटर 0 0। इस बिंदु पर वस्तु का जो नियामक है 2 मीटर 0 0 है, मतलब ना ये y में है ना z में है, कहाँ है? x एक्सिस में है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 2 मीटर 0 0। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द स्पीड, इसका स्पीड दिया हुआ है और ये स्पीड दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। तो बताया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का, ऑब्जेक्ट का स्पीड का इमेज का स्पीड दोगुना हो जाता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन मिरर के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पर वो स्पीड का मान नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में उसका इमेज चलेगा। तो डायरेक्शन साफ है, अगर ये एक्स एक्सिस में है, इस तरफ चलता है, तो इसका जो इमेज बनेगा ये तब इस तरफ चलेगा। तो ये कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स डैश, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स डैश में इसका इमेज चलेगा, तो इसका इमेज एक्स डैश में होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस। इसका इमेज जो कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो इमेज कहाँ बनेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये था नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका इमेज नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है एम्स में। एम्स में क्वेश्चन बस माइंड शार्प है, एकदम संकीर्ण माइंड नहीं है, शार्प माइंड अगर है तो फिर एग्जाम आराम से निकाला जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका आंसर बी नंबर, 2 नंबर का आंसर बी नंबर। At what angle two plane mirrors are kept such that the incident ray of light becomes parallel to the reflected ray after two successive reflection. देखो भाई, आईआईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, आंसर है, इसका ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री
180। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का हिंदी है, दो समतल दर्पण को, ध्यान देना, दो समतल दर्पण को किस कोण पर रखा जाए, दो समतल दर्पण को किस कोण पर रखा जाए ताकि आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद, आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद परावर्तित किरण के समांतर हो जाए, आपतित किरण दो लगातार परावर्तन के बाद परावर्तित किरण के समांतर हो जाए। क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है तो गौर करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मिरर, इसका नाम M1 है और इस मिरर का नाम M2 है। जहाँ मिला ये O है, किस एंगल पे रखा जाए थीटा निकालना है। लाइट पहले पर आए, टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ये इसके पैरेलल हो जाए। इसको मान लिए पी ए, इसको मान लिए क्यू बी, यानी ये पैरेलल हो जाए। ये एंगल कितना हो, देखो भाई, तो क्वेश्चन है कि वो अगर ए पी और बी क्यू पैरेलल हो जाए तो एंगल कितना होगा उसके बीच का, ये निकालना हम लोगों को। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले मिरर पर इंसिडेंट रे ये हो गया एंगल थीटा 1 और ये हो गया एंगल थीटा 1, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे इक्वल हो गया थीटा 2, ये भी हो गया थीटा 2। अब ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा 1, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा 2। अब गौर करना है इसमें हम लोगों को कि सबसे पहले यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन और मिरर M1 के कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा 1। फॉर्मूला बताए होंगे एंगल ऑफ डेविएशन का 180 माइनस 2 आई होता है, तो यहाँ पे आई का मान थीटा 1, 180 माइनस 2 थीटा 1। इसके बाद और मिरर M2 डेल्टा 2 180 माइनस 2 थीटा 2 है। अब टोटल एंगल ऑफ डेविएशन यानी नेट एंगल ऑफ डेविएशन, नेट एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, डेल इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा 1, 180 माइनस 2 थीटा 2। क्वेश्चन मिटा है देखो भाई, तो टोटल डेविएशन कितना होगा 360 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो और ये हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब गौर करना है, सिंस ये जो लाइट है एपी लाइन और ये पैरेलल है
तो जब एक सिस्टम में दो लाइन पैरेलल हो, दो वेक्टर पैरेलल हो, उसके बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, राय होंगे 11 फैक्टर में। तो यहाँ पर सिंस PA इज पैरेलल टू QB, therefore टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री हम पुट करेंगे तो 180 इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ पे माइनस इस तरफ ये आएगा, प्लस हो जाएगा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू हो गया 360 माइनस 180। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया 180/2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन मान लिए, इक्वेशन मान लिए 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब गौर करना है, निकालना तो हम लोग को थीटा है, तो थीटा निकालने के लिए यहाँ पे जगह जो है कम है, तो यहाँ तक तेजी से नोट करना, पहले नोट करना, उसके बाद थीटा निकालते हैं, ट्रायंगल में चलेंगे, थीटा का मान आ जाएगा। देखो भाई, इधर का हो गया, थीटा निकालना है तो ऊपर का मिटा दें, गौर करना है इन ट्रायंगल AOB में सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है 180। जब 80 पड़ा होगा क्लास 9 में, इसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज में ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों का योग 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 180 प्लस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 180 कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2, इक्वेशन 1 थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है 90। तो फ्रॉम 1 से थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90। इससे पता चलता है कि M1 इज परपेंडिकुलर M2, है ना, M1 M2 के क्या है परपेंडिकुलर है। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ C नंबर, इसका ऑप्शन इसका हुआ C नंबर, इसका आंसर हुआ C नंबर 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका ऑप्शन हुआ C नंबर। इसका मतलब ये दोनों मिरर आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो ये था न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल पर हम लोग बढ़ते आगे। देखो भाई, इससे थोड़ा लॉन्ग टाइप का न्यूमेरिकल्स है, कंपटीशन हार्ड कंपटीशन का न्यूमेरिकल है, टॉप मोस्ट इंडिया लेवल का कंपटीशन है। इसका न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड होगा, इसमें थोड़ा लॉन्ग होगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए धैर्य बना के रखना पड़ेगा। गौर करो क्वेश्चन नंबर 4 पर, द
coordinate of image of a point object P as shown in the figure in front of a